क्या हाल है बच्चों? आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है? तो एक और न्यू वीडियो के साथ हम लोग आ गए हैं इस हाई स्कूल स्टडी सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे। आप लोग के बीच हम लेके आ गए हैं मनुष्य में पोषण। ये टॉपिक आज पूरा खत्म कर देंगे, जल्दी जल्दी में आज इसको खत्म करेंगे, क्योंकि ये बड़ा लंबा पार्ट होते जा रहा है, इसलिए इसको खत्म करेंगे जल्द से जल्द। इस वीडियो को क्लास 10th के बच्चों को भेजिए जो 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं एक बेहतरीन शुरुआत के साथ। आइए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोगों का मनुष्य में पोषण क्या है? मनुष्य में पोषण हम लोगों ने उस दिन पढ़ा था, मनुष्य में पोषण समझाया था हमने। तो मनुष्य में पोषण समझाया था तो उसमें हमने लोगों ने समझा था अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, संघीकरण और बहिक्षेपण। ठीक है, तो बारी बारी से समझेंगे हम लोग। अंतर्ग्रहण, भोजन को मुख में लेना अंतर्ग्रहण होता है। पाचन में भोजन का पाचन करना। उसके बाद अवशोषण, पचे हुए भोजन का आवश्यक पोषक तत्वों में रूपांतरण और उनका अवशोषण। वही बात हमने बताया था उस दिन कि अवशोषण का मतलब क्या होता है। भोजन किए हम लोग, पाचन भी हो गया, लेकिन उसका अवशोषण नहीं कर पाए, उसमें से ऊर्जा का हम लोग ने क्या नहीं कर पाया, ऊर्जा नहीं ले पाए। उससे तो आगे कार्य करेंगे तो क्या हमें ऊर्जा मिल रहेगी? हमारे शरीर में नहीं रहेगी, क्योंकि ऊर्जा जरूरी है ना कार्य करने के लिए। उसके बाद संघीकरण, अवशोषण से प्राप्त आवश्यक तत्वों का मांस तक पहुंचाना और उनके कोशिकाओं शोषण के लिए उपयोग करना। क्या करना? उपयोग करना। तो हम लोग जब आगे पढ़ेंगे श्वसन में, तो कोशिका में जो श्वसन होगा ना, उसी में पढ़ेंगे हम लोग कि कैसे वहां पे ग्लूकोज तैयार हुआ और श्वसन के बाद हम लोग को एटीपी मिलता है, ऊर्जा बनता है। कैसे बनता है वो श्वसन के जब टॉपिक आएगा उसमें पढ़ेंगे। अभी समझिए कि संघीकरण मतलब आवश्यक प्राप्त जो भी पोषक होते हैं उनको क्या करते हैं, मार्क्स तक पहुंचाना और कोशिका में शोषण करना। समझ में आया? मानव में पोषण संभोज विधि द्वारा निम्न प्रक्रियाओं से होती है। क्या होती है? मानव में जो पोषण होता है वो संभोज विधि द्वारा होता है, निम्न प्रक्रियाओं से होती है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं कि मानव में पोषण मुख गुहा से स्टार्ट हो जाता है। क्या चीज से स्टार्ट होता है? मुख गुहा से मनुष्य में पाचन की क्रिया। कैसे कैसे मनुष्य में पाचन की क्रिया होती है अब हम लोग जानेंगे। भोजन का अंतग्रहण, भोजन का अंतग्रहण यानी मुख में लेना, दांतों का चबाना। दांतों से क्या होता है? भोजन का चबाना यानी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। उसके बाद जीवा द्वारा भोजन को लार के साथ पूरी तरह क्या करते हैं? मिलाते हैं। हम लोग उस दिन पढ़े थे कि जीवा द्वारा क्या होता है, जो आया भोजन मुंह में और लार ग्रंथि से क्या आया, लार रस, तो उसको लार को मिलाने में भोजन के साथ कौन मदद करता है? जीवा करता है। कौन करता है? जीवा करता है। लार ग्रंथि, लार ग्रंथि स्रावित लाला रस। क्या स्रावित होता है? लाला रस या लार इमाइलेस इंजाइम है। क्या है? लार इमाइलेस क्या है? इंजाइम है। इसकी उपस्थिति में धार को मोल्टोस ग्लूकोज में परिवर्तित करना। मोल्टोस ग्लूकोज में क्या होता है? वही जो मंद को शर्करा में बदलते हैं ना, वही चीज लिखा हुआ है कि मोल्टोस को, इसकी उपस्थिति में मोल्टोस को ग्लूकोज में परिवर्तित करना। भोजन से ग्रासिका मतलब अब जीवा द्वारा मिला दिया गया, फिर जीवा द्वारा क्या किया गया, इसे ग्रासिका यानी भोजन नली में भेज दिया गया। हमारे मुख से भोजन क्या होता है? एक भोजन को मिलाता है जिससे ग्रासिका कहते हैं। भोजन तक, ग्रासिका तक होने वाली इससे क्रमाकुचन गति द्वारा क्या होता है? भोजन कहाँ पहुंचता है? अमाशय तक पहुंचता है। ग्रासिका द्वारा क्रमाकुचन गति द्वारा कहाँ पहुंचता है? भोजन अमाशय में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? अमाशय में पहुंचता है। चलिए अब समझते हैं अमाशय। अमाशय में क्या क्या होते हैं? अमाशय में होने वाली क्रियाएं। अमाशय में कौन सा रस आता है? जठर रस का स्रावित होता है। वो कौन से ग्रंथि द्वारा होता है? तो जठर ग्रंथि द्वारा क्या होता है? जठर रस का स्राव होता है। जठर रस में क्या क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या पाए जाएंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। भोजन को छोटे छोटे जन्मों में तोड़ना, उसको छोटे छोटे में क्या करते हैं? तोड़ देते हैं। पेप्सिन द्वारा प्रोटीन का पाचन। पेप्सिन द्वारा क्या होता है? प्रोटीन का पाचन। और तीसरा हमारा होता है श्लेष्मा।
जठररस से क्या निकला? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन और श्लेष्मा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या काम है? अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। क्या करता है? अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, भोजन को छोटे छोटे जन्मों में तोड़ना। उसके बाद पेप्सिन द्वारा प्रोटीन का पाचन। ये पूरी तरीके से प्रोटीन को पाचन नहीं करता है। क्या नहीं करता है? पूरे तरीके से प्रोटीन को पाचन नहीं करता है। यहाँ पे आइए, उसके बाद है श्लेष्मा द्वारा अमाशय से आंतरिक स्तर का अम्ल से रक्षा करना। अब HCl है, HCl क्या है? अम्ल है ना। तो HCl अगर आप लोग केमिस्ट वगैरह में तो मिलेगा नहीं, ये तो बहुत एसिड बहुत हार्ड होता है, तो जल्दी मिलता नहीं है मार्केट में। इससे क्या होता है ना कि आप शरीर के किसी भी भाग पे रखिएगा ना तो उसको जला देगा, हड्डी सहित आपको वो क्या करेगा? HCl जला देगा। तो इसके लिए आंतरिक जो होता है, अब अमाशय में आंतरिक स्तर होगा तो उसके बचाव के लिए श्लेष्मा स्रावित होता है। श्लेष्मा क्या करता है? अमाशय के आंतरिक स्तर को, जो अमाशय में जो आंतरिक स्तर होता है ना, उसको अम्ल से रक्षा करना। उसका क्या काम है? अम्ल से रक्षा करना। यही जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, उससे क्या करता है? ये रक्षा करता है। देर तक आप खाना नहीं खाते, जैसे कोई उपवास रखते तो उनको देखिए गैस बन जाता है। क्यों बनता है? इसी के कारण बनता है क्योंकि अम्ल ज्यादा मात्रा में स्रावित होता है, भोजन आता नहीं है जो पेप्सिन काम करे, और श्लेष्मा तो एक नियमित रूप से स्राव होगा ना। HCl का जब ज्यादा स्राव होने लगता है तो उसी के कारण क्या होता है? गैस। हाँ, स्राव जो होता है इसके कारण क्या होता है? गैस बनने लगता है। उसके बाद है हमारा छोटी आंत, इसको क्षुद्रांत भी बोलते हैं। छोटी आंत आहार नाल के सबसे बड़ा भाग है। क्या है? आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है। आप लोग पिक्चर देख सकते हैं, यही हमारा क्या है? ये अमाशय है। अमाशय के बाद ये आपका छोटी आंत है। क्या है? ये छोटी आंत। ये सबसे आहार नाल का सबसे क्या है? बड़ा भाग है। सबसे बड़ा भाग कौन है? छोटी आंत। क्षुद्रांत, ये जो छोटी आंत है इसका कितना भाग है? इसको कितने भागों में तोड़ा गया है? 3 भाग में। इसका कितना भाग है? 3 भाग है। पहला है डिगोडेनम। क्या है पहला? डिगोडेनम। यह छोटी आंत का हिस्सा है। ये क्या है? छोटी आंत का एक हिस्सा है जो अमाशय से विस्तर पर रहता है, मतलब इससे जुड़ा हुआ रहता है। क्या रहता है? इससे जुड़ा हुआ रहता है, और आगे यह जेगुजुनम से जुड़ा हुआ रहता है। इसी का पार्ट है जिगोजुनम। क्या है? जिगोजुनम हो, इसी का छोटी आंत का पार्ट है। उसके उसके बाद आहार नाल के समान भाग में लीवर से विचार पीठ की नली कहते हैं, डिगोडेनम से जुड़ता है। साथ ही अग्नाशय से स्रावित होने वाला श्रावण को प्राप्त करता है। क्या करता है? श्रावण को प्राप्त करता है। तो समझिएगा, अमाशय के बाद हम लोग आते हैं छोटी आंत में। छोटी आंत का 3 भाग होता है। जेजुनम, पहले डिगोडेनम, उसके बाद जेजुनम, और उसके बाद आपका एक भाग होता है। एक भाग कौन सा होता है? आपका एक भाग होता है इलियम। क्या होता है? इलियम होता है। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं डिगोडेनम। यह छोटी हाथ हाथ का क्या है? हिस्सा है। इसमें ये डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ रहता है? अमाशय से। अमाशय से भोजन आया तो इसमें आएगा, और उसके बाद अमाशय से भोजन आने के बाद यकृत से क्या होता है? लीवर जो होता है, यकृत जिसको हिंदी में बोलते हैं, उससे क्या होता है? पीत रस का स्राव होता है। क्या होता है? पीत रस का स्राव होता है। लीवर शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि। यकृत जो लीवर जिसको बोलते हैं, ये क्या है? शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। लीवर से क्या होता है? पीतरस स्रावित होता है। अभी बताया ना, क्या होता है? पीतरस स्रावित होता है, जिसमें पीत लवक होता है। क्या होता है? पीत लवण होता है, और यह आहार नाल के इस भाग से भोजन के साथ साथ वसा का पाचन करता है। वसा जिसको इंग्लिश में फैट्स बोलते हैं ना,
उसका पाचन करता है। कौन करता है? जो पीतरस में पीतलवक जो पाया जाता है, वो क्या करता है? वसा का पाचन करता है। उसके बाद पीतरस का कार्य हम लोग जानेंगे। अमाशय से आने वाले अम्लीय भोजन का अग्नाशय एंजाइमों की क्रिया के लिए लीवर से स्रावित पीतरस उसे बनाता है। अब यकृत से जो पीतरस आता है ना, उस पे अग्नाशय का जो रस होता है, अग्नाशयीय रस, वो काम कर सके, उस पे क्रिया कर सके, इसलिए पीतरस उसको क्या करता है? अम्लीय माध्यम से उसको फिर क्रिया के लिए लीवर से स्रावित पीतरस का उसको ऐसा बनाता है कि वो उस पर काम कर सके। अग्नाशय रस क्या कर सके? अग्नाशय रस उस पर काम कर सके। वसा की गोलीय इम्लीकरण के पीतरस द्वारा छोटे छोटे भागों में उसको क्या किया जाता है? तोड़ दिया जाता है। छोटे वसा को गोलियों में परिवर्तित कर दिया जाता है। छोटे गोलिये में वसा को क्या कर दिया जाता है? परिवर्तित कर दिया जाता है। अग्नाशय, अग्नाशय भी एक ग्रंथि है। क्या है? अग्नाशय भी एक ग्रंथि है जिसके दो भाग होते हैं। अग्नाशय के कितने भाग? दो भाग। पहला है अंतःस्रावित ग्रंथि का भाग। अंतःस्रावित ग्रंथि भाग क्या है? अंतःस्राव अंतःस्राव ग्रंथि भाग। अग्नाशय का अंतःस्रावित ग्रंथि भाग इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित करता है। इंसुलिन नामक हार्मोन। डायबिटीज के पेशेंट अगर आसपास होंगे तो आप जानते होंगे कि उनको इंसुलिन वाला सुई दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि इंसुलिन ही जो हार्मोन है, जो हमारे बॉडी के शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। क्या करता है? मेंटेन रखने का काम कौन करता है? इंसुलिन। क्या चीज का? शुगर। हमारे बॉडी में शुगर लेवल को क्या करता है? मेंटेन करने का काम करता है। यही जब इंसुलिन का जब कमी हो जाता है ना, और ये कम शराब होने लगता है, तो शुगर का मात्रा क्या होगा? बढ़ने लगेगा धीरे धीरे। उसी के कारण क्या होता है? डायबिटीज होने लगता है, जिसको हिंदी में चीनी का बीमारी बोलते हैं ना। सुनने होइएगा किसी के मुख से कि इसको चीनी का बीमारी है, वही डायबिटीज हो गया, जो इंसुलिन के कमी के कारण होता है। दूसरा भाग है हमारा क्षारीय स्राव। क्या है? दूसरा है हमारा क्षारीय स्राव। समझिएगा क्षारीय स्राव क्या है। क्षारीय स्राव एंजाइम स्रावित करता है, जो नली के क्षुद्रांत इस भाग में भोजन के साथ साथ मिलकर विभिन्न पोषक तत्वों का पाचन करता है। अब ये जो है, यही क्षारीय स्राव जो है, जो दूसरा भाग है, यही अग्नाशय रस को भेजता है। यहीं से अग्नाशय रस का स्राव होता है। इसमें अलग अलग एंजाइमों द्वारा अलग अलग पोषक तत्वों का पाचन होता है। क्या होता है? अलग अलग पोषक तत्वों का पाचन होता है। ये एंजाइम कौन कौन है? एमिलीज एंजाइम, ट्रिप्सिन और लाइपेज। कौन कौन है? एमिलीज एंजाइम, ट्रिप्सिन और लाइपेज। एमिलीज यह ग्लूकोज का पाचन या क्या चीज का पाचन करता है? समझिएगा आप लोग। यह ग्लूकोज का पाचन कर ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। यह ऊपर से आए भोजन को क्या करता है? पचाता है और इसको ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। क्या करता है? ग्लूकोज में। और ट्रिप्सिन जो है, यह प्रोटीन का पाचन करता है। ये क्या किया? इमाइलेज जो है, इमाइलेज एंजाइम जो है, वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और इसको ग्लूकोज में बदल देता है। क्या करता है? ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, या ये परिवर्तित कर देता है। ट्रिप्सिन जो है, यह प्रोटीन का पाचन करने का कार्य करता है, और लाइपेज जो है वो वसा, और वसा का पाचन वसा अम्ल में करता है। क्या करता है? वसा का पाचन वसा अम्ल में कर देता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जेजुनम। क्या है हमारा? जेजुनम। ये भी क्या है? छोटी आंत का एक भाग है। डिगोड्यूनम और इलियम के बीच का भाग। डिगोड्यूनम और इलियम के बीच का जो भाग होता है उसे जेजुनम कहते हैं। और यह अमाशय को डेड्यूनम पचित भोजन के सूक्ष्म जीवों का पाचन करता है। क्या करता है? सूक्ष्म भोजन के सूक्ष्म जीवों का पाचन करता है। क्या करता है? सूक्ष्म जीव जो होते हैं ना, भोजन में पाए जाते हैं। जैसे ऊपर से आया तो कीटाणु वगैरह भी अंदर चला गया होगा, जो हमारी नंगी आंखों से क्या होता है?
या खुली आंखों से नहीं दिखता है, तो साथ साथ चला गया। तो यही जेजुनम जो होता है वो भोजन के सूक्ष्म जीवों का पाचन करने में मदद करता है। और इलियम, ये भी छोटी आंत का यह सबसे बड़ा भाग है। छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग अगर पूछा जाए तो वो कौन सा है? इलियम है। इलियम होता है और भोजन का सबसे अधिक भाग इसी भाग में पचित होता है, सबसे ज्यादा इसी में पचित होता है। अंतिम सिरा यानी क्या होता है? बड़ी आंत से जुड़ता है। इलियम जो है सबसे बाद का भाग है, सबसे बड़ा भाग है, जो क्या होता है? बड़ी आंत से जुड़ता है। विदान को भी कहते हैं। अब देखिए, यही दीर्घ रोम आपके कहाँ पाई जाएंगे? दीर्घ रोम जो है बड़ी आंत में पाए जाएंगे। बड़ी आंत में दीर्घ रोम पाए जाएंगे। उनका कार्य समझ लेते हैं। मनुष्य के छोटे आंत के आंतरिक स्तरों की कई उंगलियां जैसे प्रवर्धन पाए जाते हैं, जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। उंगली जैसे प्रवर्तक पाए जाएंगे, जिसे क्या बोलेंगे? दीर्घ रोम। इसके कार्य समझेंगे। यह एग्जामिनेशन के लिए सोफी फिल्म दी जाती है। यह जल और भोजन को मिलाकर समुद्र तक मिला देता है। जैसे इसका काम क्या है? जल और अपचित भोजन को बड़ी आंत तक पहुंचाना। ठीक है। और बड़ी आंत में जल का क्या होता है? जल का अवशोषण होता है और मलमूत्र द्वार के द्वारा जो अपचित भोजन है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। वही आपका सबसे लास्ट टॉपिक था, बहिक्षेपण। और बड़ी आंत में सिर्फ क्या होता है? जल का अवशोषण होता है। लास्ट में यहीं पे आपका पाचन का क्रिया क्या हो गया? समाप्त हो गया। और अपचित जो भोजन है वो क्या होता है? बाहर निकाल दिया जाता है। वही हमारा लास्ट टॉपिक था, बहिक्षेपण। आप लोगों को समझ में आया? समझ में आया तो सभी लोग को भेजिए। इसी के साथ धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। नया टॉपिक हमारा रहेगा श्वसन। क्या रहेगा बच्चों? श्वसन। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।